Assalamu alaikum student. Myself Asma Miss. Student, we had started second chapter Europe and India, right? In previous chapter I had explained you what is Renaissance, how the printing press is made, how the Catholic Church priest may make the common people and Ottoman Turk, how it stopped the route of Europe and Asia, then how the others way of area were discovered, the geographical area were discovered. Then we had watched the French Revolution and American War of Independence. राइट स्टूडेंट, होप जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा. राइट स्टूडेंट, सो टुडे आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एज एन सेकेंड पार्ट. ओके स्टूडेंट, now we have to see the industrial revolution. In the latter period of 18th century, there were many technological innovation in Europe. In the latter period of 18th century means latter period मतलब 18th century के कुछ समय बाद, ठीक है. There were many technological इनोवेशन मतलब कि काफ़ी ऐसे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ यूरोप में. नए नए टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ. देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम. ऐसी मशीन्स बनाई गई जो स्टीम पे चलती थी. स्टीम मीन्स यस, धुएं पे, मतलब कोयला डालकर, ठीक है ना स्टूडेंट, उस तरीके से मशीन बनाई गई. आप लोगों ने देखा होगा पहले ज़माने की जो रेलवे थी वो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती थी. इट यूज चारकोल और कोल टू रन दैट, मतलब कोयला डालकर उसकी स्टीम से मशीन चलती थी. ओके स्टूडेंट, द कॉटेज इंडस्ट्री वेर रिप्लेस्ड बाय बिग फैक्ट्रीज. जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ऐसी इंडस्ट्री जो हाउस होल्ड होती है, मतलब जो छोटे से बेस पे चलाई जाती है, छोटे से एरिया में चलाई जाती है, ज़्यादा उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ज़्यादा वर्कर्स नहीं होते हैं, और जो भी प्रोडक्शन होता है वो हैंडमेड होता है, वो हाथों से बनाया जाता है. तो कॉटेज इंडस्ट्री को बदला गया बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में. कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल्स ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसा फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे हम लोग अचार है, पापड़ है, ठीक है, या हाथ से जो भी हम लोग खोरेशे का काम करते हैं या हम कुछ भी सिलाई गुलाई करते हैं उसको कहा जाता है. अब जब मशीन आ गई तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ मेड बाय मशीन. ओके, इसीलिए कॉटेज इंडस्ट्री को बदला गया बिग फैक्ट्रीज में. मशीन्स कम टू यूज़ इंस्टेड ऑफ हैंडलूम. अब जो हाथों से काम किया जा रहा था वो अब मशीन से किया जाएगा. रेलवे एंड स्टीमर बीकेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो भी रेलवे थी और स्टीमर थी, ठीक है ना स्टूडेंट, वो अब ज़रिया बन गई ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब गुड्स यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द एज ऑफ मशीन्स बिगेन एंड इट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. The time of machine when started we called as industrial revolution. उस वक्त में जितने भी चेंजेस लाए गए
मशीन्स इन्वेंट किया गया, उस वक्त को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री का नया इन्वेंशन हुआ, मशीन की नई इन्वेंशन हुई। ओके स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर हुआ? मतलब इंडस्ट्री की जो नई शुरुआत हुई, इट बिगेन्स इन इंग्लैंड। कहाँ पर हुई वो? इंग्लैंड में हुई। लेकिन वेस्ट साइड के जितने भी कंट्रीज़ थे वहाँ पर भी क्या होने लगा? इंडस्ट्रीज बनने लगी। During this period, England enjoyed the industrial prosperity and come to be described as world factory. Yes, student. Because of England, जैसे इंग्लैंड में इतने सारे चेंजेस को देखते हुए बाकी कंट्रीज़ ने भी अपने कंट्रीज़ में चेंजेस लाने का सोचा। जिस तरीके से इंग्लैंड जो है काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है ना, कामयाब हुआ, इसीलिए दुनिया भर में उसको नाम दिया गया वर्ल्ड फैक्ट्री। क्या नाम दिया गया स्टूडेंट उसको? वर्ल्ड फैक्ट्री। Welcome to a trip through time. Are you ready to travel to the past? Today we're going to learn about the Industrial Revolution. Emily and Jay were bored. Their dad was a famous scientist. He worked in his lab. He never let them in. But one day, the children ignored him and snuck in. There was a strange machine with 1,000,000 buttons on it in the room. They were surprised when they saw it. Their dad had told them about a new invention, a machine they could use to travel back in time. Emily and Jay walked into the time machine without thinking. Jay accidentally hit a lever and the machine started to talk. Hello, children. I'm Time Zor. Why did you turn me on? Now you must travel with me through time. We're traveling to London at the height of the Industrial Revolution. Hang on tight. This city is filled with smoke, and it's so noisy. Let's go ask those kids if there's a park nearby. Hi, what's your name? You're not going to school today? Hello, my name's George. My parents work at the factory, and I'm a scientist's helper. Look at this machine. It's called the telegraph. It's used to send messages. In 1837, Morse invented the telegraph in Boston. This invention allowed people many miles apart to communicate using a code. Its use extended to the United Kingdom. George, can you show us around the city? We can go on a carriage or on a train. I want to visit London, the Thames River, and Big Ben. For rich people, the main means of transportation at this time in London were horse-drawn carriages. Everyone else walked. When cars were invented, carriages practically disappeared from cities. The first steam engines appeared during the Industrial Revolution. They made it easier to transport people and goods. They were used on land to transport people and things with trains and on water with steamships. Look, that's Charles Berry, Big Ben's architect. Big Ben is a very, very tall tower. I want to study and be like him when I grow up. Big Ben is the name most people know for the Great Bell Clock Tower at the English Parliament in London.
It was designed by Charles Barry and finished in 1858. The clock is famous for its precision. All aboard! Well, children, are you ready to discover more periods from the past? Click on the box to keep traveling through time. Okay. Chalo, the next concept is rise of capitalism. What is capitalism? इकोनॉमिकल सिस्टम्स जहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही. ठीक है. विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट बिगेन इन न्यू एरिया ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया. अब जब देखा गया, हमने देखे हैं लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में क्या था कि कोलंबस, वास्को ड गामा किस तरीके से ढूंढ रहे थे दूसरे कॉन्टिनेंट को, दूसरे कंट्री को, लेकिन पहुंचते थे वो लोग कोई और कॉन्टिनेंट में, है ना. तो उस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या हुआ, बहुत लोगों ने अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ को डिस्कवर किए. सी रूट्स जो है वो डिस्कवर हुआ. किस तरीके से एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हम कैसा जा सकते हैं, ये सबको नॉलेज मिलने लगी. तो अब क्या हुआ, अब नया वक्त दौर चालू हो गया. ट्रेड मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बिजनेस ही होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. किसके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, यूरोप एंड एशिया के बीच में. मैनी ट्रेडर्स कम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज. बहुत सारी जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वो आगे कोशिश कर रही थी कि वो आगे बढ़े. इसलिए बहुत सारे ट्रेडर किसको बोलते हैं, ऐसी कंट्री जो बिजनेस करना चाहती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडर. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स तो थे जो चाहते थे कि ईस्टर्न कंट्री से क्या करे, वो अपना बिजनेस बढ़ाए. किसके थ्रू से, सी रूट के थ्रू से. इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी आउट द ट्रेड सिंगल हैंडेडली. ठीक है स्टूडेंट, इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी आउट. ये इतना ईजी नहीं था कि एक हाथ से ये बिजनेस जो है वो चला सके. हैंस मैनी ट्रेडर कम टुगेदर एंड स्टार्टेड ट्रेड. इसीलिए बहुत से ऐसे ट्रेडर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, एक साथ जुट कर, एक साथ मिल कर वो लोग ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेड स्टार्ट किया. Thus, there was rise of many trading companies. इस वजह से बहुत सारी कंपनीज जो क्या हो गई, बनने लगी. ठीक है स्टूडेंट. द ट्रेड ऑफ ओरिएंटल कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. यस स्टूडेंट. अब क्या हुआ कि जिस तरीके से बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी एक साथ आई और उन्होंने अपना प्रॉफिट लेना स्टार्ट किया. ठीक है. बिजनेस के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक साथ मिलकर प्रॉफिट लेना स्टार्ट किया, उनको तरक्की मिलने लगी. ठीक है. एंड द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी. और वो लोग एक तरीके से हमारी इकोनॉमिकली जो कंडीशन थी उसमें वो लोग क्या करने लगे, प्रॉस्पेरिटी लेने लगे, मतलब कामयाबी हासिल करते चले गए. और इकोनॉमी जो कंट्री की थी वो क्या हो गई, डे बाय डे इंक्रीज होने लगी. Hence, European rulers started giving military protection. इसी वजह से जो यूरोपियन रूलर्स थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी एम्पायर्स थे, वो क्या करने लगे, वो ये जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट था उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन भी देना स्टार्ट कर दिया. ट्रेड कंसेशंस ऑफ दिस ट्रेडिंग कंपनीज, साथ में कुछ ना कुछ कंसेशंस देने चालू कर दिए, कुछ छूट देने चालू कर दिए, कुछ टैक्सेस को कम किया गया, कुछ तरीके के जो लॉज थे, जो कानून था, कुछ तरीके से वो चेंजेस भी किए गए. दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप. इस तरीके से यूरोप में जो है वो क्या होने लगा,
यस, कामयाबी आने लगी, पॉस्पेरिटी आने लगी, प्रॉफिट होने लगा, तो ऑब्वियसली वहाँ की इकोनॉमी क्या होने लगी, बढ़ने लगी. दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज इन फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. इसीलिए जैसे बिजनेस होने लगा, प्रॉफिट आने लगा, जो वहाँ के रूलर्स थे, जो भी वहाँ के यूरोपियन जो भी रूलर्स थे, ठीक है, वो लोग क्या करने लगे, इस प्रॉफिट को एज एन प्रॉपर्टी समझकर क्या करने लगे, आगे ही ट्रेड और कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स मीन्स इट इज़ एन टाइप ऑफ बिजनेस. ठीक है, कम्युनिकेशन भी होता है. ट्रेड एंड कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, समझौता करना. ओके, तो इस तरीके से लोग क्या करने लगे, जो भी प्रॉफिट आता था वो आगे वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते चले गए, जिससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम जो थी यूरोप में वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी, इंक्रीजेस. इसीलिए यूरोप उस ज़माने में काफ़ी रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी, पावर से भी और वेल्थ से भी. ओके स्टूडेंट, चलिए नाउ वी गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉलोनिज्म. कॉलोनिज्म means one country exploiting another country by making it into a colony. yes, कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करेगी, हैरेस करेगी, ठीक है, अपना पावर जताने के लिए, और एक नई कॉलोनी बनाएगी. ठीक है, अ पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी and military strength occupies another region and establish its political supremacy. अगर एक कंट्री पावरफुल है, उसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत रिचेस्ट कंट्री है, और प्लस उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है, तो वो क्या कर सकता है, वो ऐसे अनपावर अनवेल्थ कंट्री को के ऊपर वो क्या कर सकता है, अपनी हुकूमत जता सकता है. ठीक है, और वहाँ पर अपनी राज या अपनी पॉलिटिकल पावर को क्या कर सकता है, वो जता सकता है. ठीक है, this is known as colonism. This tendency of colonism lead to rise of imperialism among the European. इस तरीके से कॉलोनिज्म के वजह से इम्पेरिज्म यूरोपियन लोगों में चालू हो गया. Now what is imperialism? Let we see in this topic. Imperialism means a system in which a powerful country control over the countries by establishing it all over domination and establishing many colonies. इम्पेरिज्म मतलब कॉलोनिज्म के जैसे ही है, लेकिन इम्पेरिज्म मतलब क्या होगा कि एक पावरफुल कंट्री क्या करेगी, एक दूसरे कंट्री के ऊपर अपना पावर जताएगी, और साथ में पूरे लॉ के साथ, कानून के साथ, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो क्या करेगी, अपने डिमांड के साथ अपनी वहाँ पर कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करेगी. Many countries from Asia and Africa continent fell prey to this imperialist aspiration of the European country. बहुत सारे ऐसे एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ऐसा फील हो रहा था कि ये इम्पेरियलिस्ट जो थे लोग, जो दूसरी कंट्रीज़, ठीक है, उनको एक उम्मीद थी, एस्पिरेशन मतलब एक आकांक्षा थी उनको कि यूरोपियन नेशन से वो क्या हो सके, बच सके. उनको वो चाहते थे कि अगर हमारे देश को कोई और कंट्री ओवररूल करेगी, ठीक है, तो किस तरीके से वो अपनी कंट्री को बचा सके. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज imperialism of British East India Company in India. There was competition among the European countries for acquiring the trade monopoly in India. European countries और
और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ में क्या चल रही थी, कंपटीशन चल रही थी कि किस तरीके से वो इंडिया पे अपनी मोनोपोली ट्रेड की जो कंपेंशन रूल थी वो क्या करे, इंडिया पे किस तरीके से वो इंडिया को हासिल कर सके, किस तरीके से इंडिया पे हम हमारे ट्रेड को, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। बिकॉज दैट टाइम द इंडिया वॉज वेरी रिचेस्ट कंट्री इन अ रॉ मटेरियल। यस स्टूडेंट, हमारा देश में इतने सारे रॉ मटेरियल्स थे जिसकी जानकारी हमारे इंडियंस को उस ज़माने में बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश British East India Company in 16 AD to carry out the trade in India। फिर ब्रिटिश कंपनी जब ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड के हिसाब से बिजनेस के लिए इंडिया में जब आया, मुगल से उसने परमिशन लेकर, उस टाइम पे हमारा मुगल पावर चलता था स्टूडेंट। तो मुगल ने कहा कि ठीक है, आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो परमिशन दिया गया, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसने ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत जताना यहाँ पर क्या किया, चालू कर दिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई यूनिटी नहीं है, लोगों को कुछ समझ ही नहीं है क्या उनके पास अवेलेबल है, कौन से रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल इन इंडिया। दे डो द इंडियन पीपल्स आर डिडंट नो अबाउट दैट। दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्पायर जहांगीर एंड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री इन सूरत। फिर मैंने कहा ना, उस ज़माने में हमारा जो मुग़ल पावर था और उसके जहांगीर, एम्पायर जहांगीर, उनसे ब्रिटिश ने क्या किया, परमिशन लिया और सूरत में कंपनी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की। द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड थ्रू आउट दिस कंपनी। जो भी बिजनेस था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में वो इस कंपनी से ही होता था। स्टूडेंट, मैं आपको एक वीडियो शो करूँगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है, फिर आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इसके बारे में। The East India Company. The coming of the British to India was heralded by the formation of the East India Company in 1600 by a charter from the Queen of England. The company was initially set up to foster and expand trade in the East Indies and Far East. From a company trading in spice and raw materials for the growing industries in England, the company took over the reins of the government of the areas where it traded through three methods, namely subsidiary alliance, direct possession, and through the policy of the doctrine of lapse. Initially, it set up factories in the outposts of its trading partner to enable smooth movement of materials from the partners to England. Later, they built fortresses to safeguard their factories, and finally, they interfered in the administration of the small kingdoms that existed there during that time and took sides with the different rulers. The subsidiary alliance allowed the British to station their army in the kingdom and also a resident to look after their interests. Invariably, the resident took over the reins of the government. Slowly, the king became a puppet in the resident's hands, and sooner or later, the kingdom was taken over by the British. In other cases, they waged war with the kingdoms and won the kingdom. The last method adopted was what was called the doctrine of lapse, where the king who did not have a natural heir could not adopt an heir, and the kingdom automatically lapsed into British territory. This was against the belief of the Hindus and created a lot of discontent. From 1600 to 1857, the company reigned supreme in India and other Asian and African countries, colonizing many areas and extending the British Empire. Perhaps the biggest colony that the British possessed during that time was India, both in terms of size and extent. Having a foothold in a country that was a gateway between the East and the West proved to be a jackpot for the British. Other European countries too tried their hands at colonization, but did not get to sustain what they got. The trading company slowly now became the center of political power in India, and with the blessings of the British government started ruling the country with the help of a Governor General later known as the Viceroy. The end of the company rule came with a mutiny in 1857 when the Queen decided to rule directly and asked all the company officials to return.
From 1858, the British government directly ruled India till 1947. Okay, student. Next, we will going to see struggle between English and French. अब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में किस तरीके से लड़ाई हो रही थी. इंग्लैंड एंड फ्रेंच वेर रिवाइव इन द कॉम्पिटिशन फॉर द ट्रेड इन इंडिया. इंग्लैंड और फ्रांस क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि किसके बीच में कंपटीशन कर रहे थे कि वो लोग इंडिया से ट्रेड करेंगे. ठीक है, दे हैविंग द फाइट्स ऑल्सो, वॉर हुए उनके बीच में, ताकि वो इंडिया पे पहला बिजनेस करेगा और इंडिया को अपने अंडर लेगा, इस बारे में. ड्यू टू दिस देयर वेर 3 वॉर फाउट बिटवीन दैम which they are known as Carnatic War. Carnatic War 1, 2, 3, 3 वॉर हुए इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, फ्रांस के बीच में. ठीक है स्टूडेंट, जो थर्ड वॉर कार्नेटिक वॉर था, इंग्लैंड फाइनली डिफेटेड द फ्रांस. इंग्लैंड ने तीसरे वॉर में फ्रांस को क्या किया, डिफेट किया. डिफेट करना मतलब हरा देना. Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India. अब वहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं था, तो सिर्फ एक ही जो काफ़ी रिचर, वेल्थर, पॉलिटिकली और मिलिट्री जो स्ट्रेंथ पावर थी वो यूरोपियन मतलब ब्रिटिश कंपनी थी, और वही जो है इंडिया पे अपनी बिजनेस करने के लिए सोच रही थी. स्टूडेंट, मैं इस द कार्नेटिक वॉर के बारे में भी आपको छोटी सी वीडियो बताने वाली हूँ. इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई हुई और इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफेट किया, और किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो है वो इस्टाब्लिश हुई और अपनी हुकूमत जो है ब्रिटिश चलाने लगा. The Portuguese were the first European nation to establish bases within India in the 16th century, but by the mid-17th century they had been joined by the English, Danish and Dutch. The French on the other hand arrived comparatively late, setting up their first bases in the 1670s. These settlements were largely ran by the nation's East India companies, and because they were commercial ventures they rarely fought one another in the late 17th and early 18th century, except during the 9 Years' War when the Dutch temporarily occupied French Pondicherry in the 1690s. But in 1740 the Austrian War of Succession broke out in Europe, putting Britain and France at war, yet no fighting took place in India until 1746. Initially the British harassed French supply lines, but as this proved inconclusive the fleet retreated to Bengal, leaving the Coromandel coast undefended. Anwar-ud-din Khan of the Carnatic had warned the Europeans not to fight in his territory, so the French, just looking to oust Britain from the region, promised him Madras and attacked the city. But after taking Madras, Joseph Francois Dupleix refused to hand it over, so Anwar-ud-din Khan tried but failed to take it from the French. The British then tried to take Pondicherry in 1748, but the siege was lifted just before the Austrian War of Succession came to an end. The French agreed to give Madras back to Britain in exchange for North American territories, however both soon got involved in proxy wars in India. In Tanjore, which was a kingdom within the Carnatic, a claimant to the throne requested British aid, but the small British expedition ended in failure. And in Hyderabad, Muzaffar Jung was removed from power through a coup led by his uncle Nasir Jung. Joseph Francois Dupleix allied himself with the deposed Muzaffar Jung in Hyderabad, and in the Carnatic they backed Chanda Sahib, the son of a former ruler who hoped to take over the state for himself. The British on the other hand forged an alliance with Nasir Jung in Hyderabad and maintained their alliance with Anwar-ud-din Khan. The French and their allies won a decisive battle at Amber in 1749. This allowed them to expand their holdings and make Chanda Sahib the new ruler of the Carnatic. However, in Hyderabad, both claimants to the throne had died by 1751, so Salabat Jung became the new uncontested ruler. And in the Carnatic, Anwar-ud-din Khan died, and his successor Muhammad Ali Khan Walaja was besieged by the French in Trichinopoli.
So in 1751 the British under Robert Clive counterattacked and captured the city of Arcot without fighting. The French and their allies tried to reclaim the city but were beaten back. So as Dupleix was brought home, the French agreed to hand over their acquired land in 1754 and Britain's allies were free to rule over the Carnatic. However, in the peace, the ruler of Bengal, Siraj-ud-Daulah, grew suspicious of the Europeans' increased fortifications and wealth in his territory. So in 1756 he attacked the small British settlement of Calcutta. But the 7 Years' War broke out the same year and Britain and France were at war once again. The British, looking to remove both the French and Siraj-ud-Daulah from Bengal, found allies within the Bengali court. Then, after winning a decisive naval battle, they captured the French settlement of Chandannagar. But despite recruiting some Hindus, they still only had a couple of thousand troops when they met the Bengalis at the Battle of Plassey in June. The Bengalis, on the other hand, had an army of tens of thousands and French equipment, but they too had been weakened. Constant maritime invasions had dwindled their numbers, and many troops had been stationed in the west to defend against a possible invasion from the Afghan Durrani Empire. Plus the Bengalis had brought Mir Jafar with them to the battlefield, and he, along with thousands of troops, defected to the British. This allowed the British to win the Battle of Plassey, and Mir Jafar was installed as a puppet ruler of Bengal. The British then moved south and successfully prevented the French from taking Madras in early 1759. However, in Bengal, Mir Jafar hoped to assert his independence from Britain, so forged an alliance with the Dutch, who had remained neutral during the 7 Years' War. But in 1759 the British quickly defeated the Dutch at Chinsurah and replaced Mir Jafar with his son-in-law, Mir Qasim. Meanwhile, to the south, with the French lacking funds and supplies, the British captured Pondicherry in 1761. But back in the north, Mir Qasim also fell out of favour with the British, so Mir Jafar was reinstalled as ruler in 1763. The deposed Mir Qasim, however, forged an alliance with Mughal generals and rulers of nearby states like Oudh, and with around 40,000 men they tried to oust the British from Bengal. The Allies, however, were too disjointed to coordinate their attack, and they lost to a much smaller British army at the Battle of Buxar in 1764. This allowed the British East India Company to annex Bengal and parts of the east coast, becoming a dominant power in India, but the French also maintained some settlements in India as well. चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल, किस तरीके से इंडिया की कंपनी बंगाल में रूल बढ़ रहे थे। बंगाल प्रोविजन वाज वन ऑफ द मोस्ट फॉस्फरस प्रोविजन इन इंडिया। जो बंगाल प्रोविजन था वो सबसे बड़ा पॉस्परस मतलब रिचेस्ट सक्सेसफुल स्टेट था हमारा इंडिया में, ठीक है। इन 756 AD सिराजुल-उद-दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। 1756 में सिराजुल-उद-दौला क्या बने, बंगाल के नवाब बने। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर मिसयूज द ट्रेड कंसेशनल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मुगल एम्पायर इन बंगाल प्रोविजन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे वो क्या कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे। जो भी उनको छूट दी गई थी, उनको थोड़ी सी आज़ादी दी गई थी कि तुम इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, उसका मिसयूज़ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ठीक है। और ये जो परमिशन थी वो किसने दिया था उनको, मुग़ल एम्पायर ने दिया था। इंग्लिश बिल फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट द कोलकाता विदाउट परमिशन ऑफ नवाब। इंग्लिश ने क्या, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किए, उन्होंने एक बड़ी सी वॉल या फिर हम बोल सकते टावर उस ज़माने में लगाया जाता था, जिससे वो लोग किसी भी चीज़ जो उन पे अटैक कर सकती है उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए वो लोग क्या किए थे, बड़ी सी दीवार या बड़ी सी टावर वहाँ पर खड़ा कर दी है। और इसकी परमिशन उन्होंने नवाब से, सिराजुल-दौला से लिए ही नहीं। हैंस सिराजुल-दौला कैप्चर द फैक्ट्री ऑफ कोलकाता। इसलिए उन्होंने क्या किया, कोलकाता की फैक्ट्री को उन्होंने क्या किया, कैप्चर किया। दिस क्रिएटेड डिस्कंट इन इंग्लैंड। अब इसके वजह से जो है काफ़ी डिसकंटेंट मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, इंग्लैंड सेटिस्फाई नहीं था सिराजुल-दौला के इस बिहेवियर से। रॉबर्ट क्लिफ डिप्लोमेटिकली
ब्राइब्ड मीर जाफर। अब रॉबर्ट क्लीफ ने क्या किया, डिप्लोमेटिकली कि इतनी चालबाजी से, इस तरीके से उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ पर लाया। द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब आर्मी, क्या किया उसने जो बंगाल है उसकी मिलिट्री में, ठीक है, उसकी आर्मी में मीर जाफ़र को एज एन चीफ कमांडर के तौर पे वहाँ पर उन्होंने उसको लाया। एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल। और मीर जाफ़र को ये प्रॉमिस किया गया था इंग्लैंड ने या फिर इंग्लिश ने या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश ने, कि तुमको हम नवाब बना देंगे बंगाल का। ओके, इस लालच में उसको मीर जाफ़र को क्या किया गया था, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, नवाब ऑफ आर्मी में उनको दाखिल करवा दिया गया। द नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ट्रूप्स मीट इन प्रेसली इन 1757 AD। यस स्टूडेंट, प्रेसली इज एन प्लेस, ठीक है, ये एक प्लेस है बंगाल में जहाँ पर ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में एक मीटिंग हुई, ठीक है। बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफ़र द नवाब आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल। अब वहाँ पर एक ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में एक लड़ाई होने वाली थी या स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उनकी आर्मी है ना, उनकी आर्मी थी नवाब की, और उसका चीफ कमांडर कौन था, मीर जाफ़र। उसने नवाब सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, इस लड़ाई में उन्होंने बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं किए, जिसके वजह से सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, मतलब वो हार गए। सिराजुद्दौला क्या हो गए, वो हार गए। ब्रिटिश से लड़ाई जो थी उनकी, वो जीत नहीं पाए। द बैटल ऑफ प्लेसी में आपको एक वीडियो शो करने वाली हूँ स्टूडेंट, आपको पता चलेगा किस तरीके से वहाँ पर लड़ाई हुई थी। ओके, The Battle of Plassey. You will be able to list the factors that led to the Battle of Plassey, list the reasons for the defeat of Siraj-ud-Dawla in the Battle of Plassey. The East India Company felt that the large fee demanded by the Nawabs and the local rulers to carry on trade was unfair. They also felt that the enlargement of settlements, buying of villages and building of forts which were banned by the Nawab were necessary for the expansion of their trade. What the company wanted was a puppet ruler who would act in their favor. So they tried to replace the then Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dawla, with one of his rivals. This angered Siraj-ud-Dawla, and he ordered the company to stop interfering in his governance affairs. He also ordered the company to stop fortifying their settlements and pay their taxes. When the company failed to accede to his demands, the Nawab marched with 30,000 of his men and took control of Qasim Bazar and Calcutta Fort. He cut off all supplies and support to the company's ships. To aid the company, armed forces were sent from Madras under the leadership of Robert Clive. The company's naval fleet was also sent. Robert Clive defeated Nawab Siraj-ud-Dawla at a place called Palashi in 1757 in the famous Battle of Plassey. The main reason for Siraj-ud-Dawla's defeat was Mir Jafar, one of his commanders who turned traitor and never fought the battle. Robert Clive had promised Mir Jafar that he would be made Nawab after Siraj-ud-Dawla for his services. The Battle of Plassey was the company's first victory on Indian soil. We have learnt that the East India Company tried to replace Nawab Siraj-ud-Dawla with a puppet ruler. Siraj-ud-Dawla took control of Qasim Bazar and Calcutta Fort.
Armed forces under the leadership of Robert Clive were sent along with a naval fleet to fight Siraj-ud-Dawla. Mir Jafar, one of Nawab Siraj-ud-Dawla's commanders, turned traitor and never fought the battle. Robert Clive defeated Nawab Siraj-ud-Dawla in 1757 in the famous Battle of Plassey. Now we'll continue the next continuation part. Mir Jafar became the Nawab of Bengal with the support of British, but later he started protesting against the British. अब जब सिराजुद्दौला वहाँ से वो हार गए, उन्होंने नवाब की जो सीट थी वो खाली कर दिए. अब मीर जाफ़र जो है वो वहाँ का नवाब बन गया. ठीक है, किसके सपोर्ट से? ब्रिटिश के सपोर्ट से. लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. लेकिन मीर जाफ़र ने भी क्या किया? मीर जाफ़र ने भी क्या किया? ब्रिटिश कुछ समय बाद उनको भी समझ में आया कि कुछ चीज़ें हैं जो ब्रिटिश गलत कर रहा है, तो उन्होंने ब्रिटिश का क्या किया? उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया. हैंस his son-in-law मीर कासिम was made the नवाब. अब जब ब्रिटिश को समझ में आया कि मीर जाफ़र जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ चीज़ें साजिश रच रहे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश का, तो उन्होंने उनके सन इन लॉ मतलब मीर जाफ़र के दामाद को, मीर कासिम को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया. ठीक है. मीर कासिम ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश. हैंस वंस अगेन मीर जाफ़र वाज मेड अ नवाब ऑफ बंगाल. अब आगे ये पता हुआ कि कुछ समय बाद मीर कासिम ने भी कुछ ऐसे इनलीगल ट्रेड थे या इनलीगल जो बिज़नेस हो रहा था उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए. अब ब्रिटिश को फिर से ये बात समझ में आ गई कि ये चीज़ जो है वो हमारे खिलाफ जा रही है, तो फिर से उन्होंने क्या किया? मीर जाफ़र को नवाब बना दिए बंगाल का. ठीक है. टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश इन द बंगाल, मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्पायर शाह आलम फाउंड द अलायंसेस एंड रन एंड कंपेनियन. अब बहुत सारे जो इनलीगल ट्रेड हो रहे थे, बहुत सारे जो गलत तरीके से बिज़नेस कर रहा था ब्रिटिश, तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और अयोध्या का जो नवाब था मुग़ल एम्पायर शाह आलम के साथ लोगों ने एक क्या किए? ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट, अलायंसेस एग्रीमेंट बनाने का कोशिश किया गया. समझौता कर रहे थे वो लोग, बातचीत कर रहे थे ब्रिटिश से. इन 1764 AD द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउंड इन बिहार. लेकिन क्या हुआ? बिहार में बैटल ऑफ बक्सर, वहाँ पर उन्होंने क्या किए? वो लोग ने एक लड़ी. आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविजन एज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. अब ब्रिटिश जीत गया इस लड़ाई में. उसने रेवेन्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टैक्स होता है. एक तरीके का जो है वो टैक्स लागू किया गया, एक इनकम उनसे हासिल करते थे. ठीक है. और इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज लेड इन बंगाल. इस तरीके से जो है ब्रिटिश की जो जड़ थी वो मजबूत होती जा रही थी हमारे बंगाल. The Battle of Buxar was fought on 22nd October 1764 between the forces under the command of the British East India Company led by Hector Munro and the combined army of Mir Qasim, the Nawab of Bengal, the Nawab of Awadh, and the Mughal king Shah Alam II. The battle fought at Buxar within the territory of Bengal was a decisive victory for the British East India Company. British troops engaged in the fighting numbered 7,072, comprising 857 British, 5,297 Indian sepoys, and 918 Indian cavalry. The Alliance army's numbers were estimated to be over 40,000. The combined army of Mughals, Awadh, and Mir Qasim
consisting of 40,000 men were defeated by a British army consisting of only 10,000 men. The Mughal camp was internally broken due to a quarrel between the Mughal Emperor Shah Alam II and Shuja-ud-Dawla, the Nawab of Awadh. Mir Qasim was reluctant to engage the British and went off collecting tribute. The lack of basic coordination among the three desperate allies was responsible for their decisive debacle. The prime victim, Shah Alam II, signed the Treaty of Allahabad that secured Diwani rights for the company to collect and manage the revenues of real estate, which form parts of the modern states of West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh. The Treaty of Allahabad heralded the establishment of the rule of the British East India Company in 1/8 of India within a single stroke. The battles of Plassey and Buxar secured a permanent foothold for the British East India Company in the rich province of Bengal and secured its political ascendancy in the entire region. में okay student, come on, the next topic is British Mysore struggle. Hyder Ali from Mysore state rebelled and took control of Mysore. जो हैदर अली थे मैसूर के, उन्होंने रिबेल किया. रिबेल मतलब टू फाइट अगेंस्ट द सोसाइटी लॉ, मतलब सोसाइटी में जो गलत कानून हो रहा था, जो गलत लॉ हो रहे थे, उसके खिलाफ वो क्या किए, लड़ाई लड़े. आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, हिज सन टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर. स्टूडेंट देखिए, ये टीपू सुल्तान की पिक्चर है. हैदर अली जो उनके फादर, उनकी डेथ होने के बाद टीपू सुल्तान जो थे मैसूर की क्या बने, उन्होंने टीपू सुल्तान ने क्या किया, यस, मैसूर को अपने रूल में लेके आए. दे टायर्ड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द, उन्होंने बहुत ऐसी कोशिश की जो ब्रिटिश से उन्होंने वो टीपू सुल्तान लड़े. एट द एंड टीपू सुल्तान डाई इन बैटल ऑफ श्रीरंगपटना इन 1799. ठीक है स्टूडेंट, टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी 1799 में. ठीक है, इन द मैनर ऑफ ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑल द मैसूर टेरिटरी. और जैसे ही टीपू सुल्तान की मौत हो गई, ब्रिटिश ने भी मैसूर की टेरिटरी, ब्रिटिश की जितनी भी सल्तनत थी, उसको अपने कब्जे में ले ली. स्टूडेंट, मैंने इसका भी एक वीडियो आपको शो करूँगी मैं. आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान कैसे शख्स थे और किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश से लड़ा और अपने मैसूर को वो बचा रहे थे. Tipu Sultan was born at Devanhalli near Bangalore. His father, Hyder Ali, was a military officer in the service of the Kingdom of Mysore. Tipu Sultan was introduced to military training by French officers in the employment of his father. By the time he was 15, Tipu had accompanied his father against the British in the First Mysore War in 1766. In 1779, Tipu fought the Second Anglo-Mysore War when the British captured the French-controlled port of Mahe, which Tipu had placed under his protection. Tipu's father dispatched 10,000 men and 18 iron cannons. In this battle, Tipu decisively defeated the British and brought down their army of nearly 7,000 men. By the time his father died, Tipu Sultan had gained sufficient military experience and in 1782 became the ruler of Mysore. He then started working on keeping the advances of the British in check by making allies with France, Afghanistan, and the Sultan of Turkey. In 1789, Tipu triggered the Third Anglo-Mysore War by attacking the British colony of Travancore.
The war lasted 3 years and brought an end to Tipu, as he was forced to sign a treaty where he gave up half his kingdom and 2 of his sons as hostages until he paid a fine of 3 crores and 30 lakh rupees. After paying the fine, Tipu got back his sons. In 1799, Tipu fought his last war. General Richard Wellesley was on a mission to bring down the crown of Mysore, and thus began the 4th Anglo-Mysore War with their march to Srirangapatnam. Tipu was caught unprepared for battle, but kept up to his nickname, the Tiger of Mysore. This time, the British were too powerful and were able to surround the palace. He was, however, shot dead at the entrance. Tipu Sultan was buried at a mausoleum that he had built himself. He was considered one of the most powerful native princes of India and was said to be the biggest threats to the British position in South India. Student, next point है British control over the Sindh. To strengthen the British power in India, the English turned their action towards the northwestern frontier. ओके स्टूडेंट, अब क्या हुआ मालूम है कि जिस तरीके से ब्रिटिश जो है इंडिया पे अपनी हुकूमत चला रहा था, तो वो कोशिश कर रहा था कि इंडिया पे ही वो अपनी हुकूमत चलाए और इंडिया को अपने कब्ज़े में आहिस्ते आहिस्ते वो ले भी रहा था. ठीक है, अब उसने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट फॉर्टिनर, मतलब ये ऐसी एक ज़मीन होती है, एक ऐसी कंट्री होती है जो दूसरी कंट्री के बॉर्डर को वो ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं फॉर्टिनर. नॉर्थ वेस्ट फॉर्टिनर मतलब एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री के बॉर्डर्स को ज्वाइन करती है. ठीक है, अब वो कहाँ पहुँच गया, अभी ब्रिटिश जो है उसकी जो लालच थी दूसरे स्टेट को हासिल करने की, तो वो कहाँ पहुँच गया, वो अब पहुँच गया नॉर्थ वेस्ट में, मतलब सिंध पावर पे. दे फियर दैट रशिया माइट अटैक द इंडिया. अब ब्रिटिश को ये डर था कि रशिया जो है वो हो सकता है इंडिया को हासिल करे, इंडिया पे अटैक करे, इंडिया पे हमला करे थ्रू अफगानिस्तान, एंड हेंस द इंग्लिश स्टार्टेड एस्टैब्लिश द इन्फ्लुएंस ओवर द अफगानिस्तान. अब उसको ये डर था कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर वो क्या करेगा, इंडिया पे अटैक करेगा. इसलिए ब्रिटिश ने पहले ही अफगानिस्तान को क्या किया, अपने कब्ज़े में ले लिया. द रूट टूवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज थ्रू द सिंध. जो रास्ता था अफगानिस्तान जाने का वो कहाँ से था, सिंध से था. द ब्रिटिश अंडरटूक द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंध एंड हैंस कैप्चर इन 1843. और ब्रिटिश ने बहुत ही चालाकी से उसने क्या किया, सिंध को अपने कब्ज़े में ले लिया और अफगानिस्तान जाने का जो रास्ता था उसको भी अपने कब्ज़े में उसने ले लिया. अब उसको कोई डर नहीं था कि रशिया उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. फॉल ऑफ सिख पावर, किस तरीके से सिख पावर जो है वो गिर गई. इन बिगनिंग ऑफ 19th century इन पंजाब वॉज हैंड्स टू ऑफ रंजीत सिंह. पंजाब में 19th century में किसकी पावर चलती थी, वहाँ पर रंजीत सिंह की चलती थी. ठीक है स्टूडेंट. आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह हिज सन माइनर सन, अभी वो रंजीत सिंह की मौत के बाद उसका बेटा माइनर था, माइनर मतलब छोटा था, उसकी इतनी उम्र नहीं थी कि वो ये जो ताज और तहज है, ये जो लड़ना है, ये वो नहीं कर पाएगा. तो दुलीप सिंह केम टू थ्रोन. दुलीप सिंह ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिद्दान टुक आफ्टर द स्टेट अफेयर. दुलीप सिंह जो थे वो आगे आए और उन्होंने अपनी माँ जिद्दान, क्वीन जिद्दान लुक आफ्टर द स्टेट, और उसकी माँ जो थी वो जो भी पंजाब का जो भागदौड़ थी, जो ट्रेड था, बिजनेस था, एवरीथिंग वो देखने लगी. बट कुड नॉट कीप ओवर कंट्रोल द ऑफिसर, लेकिन वो पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती थी जितने भी ऑफिसर्स थे उनके ऊपर. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द ब्रिटिश ब्राइड अप फ्रॉम द सिख सरदार. अब इसका जो फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने क्या किया, लालच दिया कुछ ऐसे सिख सरदार को.
द सिख कम्युनिटी थ्रू दैट ब्रिटिश विल अटैक द पंजाब। सिख कम्युनिटी को ये लगता था कि ब्रिटिश जो है वो क्या करेगी, पंजाब पे अटैक करेगी, हैज़ दे लॉन्च अटैक ऑन ब्रिटिश। लेकिन फिर क्या की, सिख ने ही पंजाब पे ब्रिटिश के ऊपर क्या किया, अटैक किया। इन दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉज डिफेटेड। लेकिन पहले ही जो लड़ाई हुई थी उसमें सिख जो था वो, मतलब जो पंजाबी लोग थे वो क्या हो गए, हार गए। ओके, बट द दुलीप सिंह रिमेन ऑन द थ्रोन। लेकिन उस वक्त भी, जब पहली लड़ाई में भी अगर सिख पीपल जो थे वो डिफीट हो गए थे, वो जीत नहीं पाए, तो भी जो पंजाब का जो ताज था, विजडम थी, उस पर हुकूमत किसकी थी, अभी भी दुलीप सिंह की थी। बट ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ओवर द पंजाब वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिख। लेकिन जिस तरीके से पंजाब के ऊपर ब्रिटिश जो है वो काफ़ी गलत तरीके से, यहाँ बोल सकते हैं, अपना पावर जता रहा था, अपनी हुकूमत कर रहा था, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। मुलराज ऑफिसर ऑफ मुल्तान रिवोल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश। ठीक है, मुलराज जो मुल्तान का ऑफिसर था उसने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1000 ऑफ सिख सोल्जर्स पार्टिसिपेट इन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। हज़ारों लोग, हज़ारों सिख पीपल जो थे वो, पंजाबी जो लोग थे वो क्या हुए, इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किए। इन सेकेंड वॉर सिख हैड फेस डिफीट अगेन। सेकेंड जब लड़ाई हुई तभी भी जो पंजाबी थे वो हार गए थे ब्रिटिश से। इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब। आखिर में क्या हुआ, आखिर में 1849 में पंजाब के ऊपर ब्रिटिश ने अपनी पूरी हुकूमत लगाई। मतलब ब्रिटिश आहिस्ते आहिस्ते हमारे सारे प्रोविजंस को, हमारे सारे स्टेट को, सारे हमारे फॉरेनर्स को क्या कर रहा था, कब्जे में ले रहा था। बल्कि वो क्यों आया था इंडिया में, वो इंडिया में आया था ताकि वो क्या करे, बिजनेस करे, ट्रेड करे। लेकिन वो उसने क्या चालबाजी से किया, उसने लड़ा, हुकूमत जताने के लिए वो लड़ा और सारे लोगों को लालच दिया, बेवकूफ़ बनाया और अपनी हुकूमत इंडिया पे करने लगा। ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग इंडिया। मराठा वॉज इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर इन इंडिया। उस ज़माने में मराठास भी जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजा थे इंडिया में। हाउ डिड ब्रिटिश स्ट्रेंथन देयर फाउंडेशन। किस तरीके से ब्रिटिश ने उनकी फाउंडेशन को तोड़ा। एंड डिफीटिंग द मराठा विल बी स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। किस तरीके से उसने मराठास के ऊपर हुकूमत चलाई, किस तरीके से उसने मराठास को हराया। ठीक है, इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। समझ में आया स्टूडेंट? आज हमने क्या पढ़े, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़े। स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक छोटा सा मैं आपको वीडियो है वो दिखाऊंगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट के बाद में, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा किस तरीके से इंग्लैंड में जो इन्वेंशन हुआ यूरोप में और कॉटेज इंडस्ट्री को बदलाया गया बिग इंडस्ट्रीज़ में, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हो गई वो। फिर ट्रांसपोर्ट, रेलवे और स्टीमर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाया गया। ठीक है, उसको देखते हुए बाकी जो वेस्ट साइड की कंट्रीज़ थी उन्होंने भी अपनी क्या किए, रेवोल्यूशंस लाए, फैक्ट्रीज़ बनाई। ठीक है, फिर हमने देखा कैपिटलिज्म क्या है, ट्रेड और बिज़नेस के लिए लोग जो स्टार्ट किए कंपनीज़ को बनाने के लिए। फिर कॉलोनिज़म्स, फिर हमने देखा इम्पेरिज़म्स, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंट्री जो इंडिया में आई और उसने अपनी हुकूमत इंडिया में स्टार्ट की, स्टार्ट पावरिंग द इंडिया। फिर हमारे बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 3 वॉर हुई। जो जीता वो इंडिया से क्या करेगा, अभी बिजनेस करेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस तरीके से जो ब्रिटिश रूल है वो बंगाल में बढ़ने लगा। किस तरीके से जो ब्रिटिश है वो चालाकी से बंगाल को उसने अपने कब्ज़े में लिया। फिर
काफ़ी टीपू सुल्तान ने भी अपने मैसूर को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। फिर सिंध पावर को किस तरीके से ब्रिटिश ने अपने कैप्चर में किया, फिर किस तरीके से उसने सिख पावर को और पंजाब को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको ये लेसन 2 पार्ट में समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको समझाया गया है आप उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे, रीडिंग करेंगे टेक्स्ट बुक की। ठीक है, और नहीं समझा 1-2 बार और वीडियो देखिए। ठीक है, कोशिश कीजिए खुद से आंसर ढूंढने की। ओके, आपको जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है उम्मीद करती हूँ सब समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।